नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आज की इस स्पेशल मास्टर क्लास में। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे लैंडमार्क केस को डिकोड करने वाले हैं जिसने हमारी पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूरी दिशा ही तय कर दी। हम बात कर रहे हैं ए.के. गोपालन केस की। लॉ स्टूडेंट्स के तौर पर आपके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम जिस आज़ादी को ग्रांटेड लेते हैं वो रातों रात नहीं मिली है, बल्कि अदालतों के कुछ बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसलों से होकर गुजरी है। तो चलिए, सबसे पहले आज के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन केस से, फिर समझेंगे आर्टिकल 21 की प्रक्रियाओं को। इसके बाद हम आइसोलेटेड साइलोज की थ्योरी को देखेंगे, फिर बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो मेनका गांधी केस से आया, और आखिर में कानूनी मानकों की तुलना करते हुए आपके एग्जाम्स के लिए कुछ की टेकअवेज भी डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यह असल में राज्य और व्यक्ति के अधिकारों के बीच की एक बहुत बड़ी कानूनी जंग थी। अब देखिए, हमारे जुरिस्प्रूडेंस का ये सफ़र शुरू होता है साल 1950 में। हमारा संविधान बिल्कुल नया नया लागू हुआ था। कहानी के केंद्र में है ए.के. गोपालन, जो उस वक्त के एक प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। उन्हें नए नवेले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से पहले ही सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में ले लेना। गोपालन जी सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और वहां उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त तर्क दिया। उनका कहना था, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को असंवैधानिक रूप से छीन लिया गया है। जाहिर है, इस बात ने एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि सवाल यह था कि क्या सरकार के बनाए निरोध कानून हमारे मौलिक अधिकारों को ऐसे ही छीन सकते हैं। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या सरकार सिर्फ एक कानून पास करके किसी भी नागरिक की आज़ादी छीन सकती है? जरा सोचिए, क्या संसद ने कोई कानून बना दिया तो वही अंतिम सत्य है, चाहे वो कानून कितना भी कठोर या अनुचित क्यों ना हो? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आर्टिकल 21 की प्रक्रियाओं को समझना होगा और देखना होगा कि 1950 में हमारी अदालतों का लीगल स्टैंडर्ड आखिर क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में इस दुविधा का बहुत ही सख्त जवाब दिया। उन्होंने संविधान के शब्दों को बिल्कुल लिटरली लिया। कोर्ट का पूरा फोकस सिर्फ एक फ्रेज पर था, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और उसमें गिरफ्तारी की कोई प्रक्रिया दी गई है, तो बस राज्य आपकी स्वतंत्रता कानूनी तौर पर छीन सकता है। अदालत सिर्फ ये देखेगी कि कानून मौजूद है या नहीं, वो कानून फेयर है या अनफेयर, न्यायसंगत है या क्रूर, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं था। एक बहुत ही नैरो अप्रोच है ना? इस नैरो अप्रोच की वजह से एक नई थ्योरी ने जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं राइट्स इन आइसोलेटेड साइलोज। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका संविधान एक घर है जिसमें 3 अलग अलग कमरे हैं। आर्टिकल 14 जो समानता की बात करता है, आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता देता है, और आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार देता है। 1950 के दशक में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इन कमरों के बीच कोई दरवाजा नहीं है, एकदम अलग थलग कमरे। मतलब अगर सरकार ने आर्टिकल 21 का पालन कर लिया तो कोर्ट ये बिल्कुल चेक नहीं करेगी कि उससे आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। इन सारे मौलिक अधिकारों को एक दूसरे से पूरी तरह कटा हुआ माना गया। लेकिन कानून कभी एक जगह नहीं रुकता। दशकों बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, जिसने हमारी आज़ादी का असल में विस्तार किया। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन की टाइमलाइन को देखें तो 1978 का साल एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह सामने आता है। 1950 के गोपालन केस ने जो एक बहुत ही संकीर्ण नैरो बाउंड्री बनाई थी, उसे 1978 के मेनका गांधी केस ने पूरी तरह से तोड़ दिया। इस लैंडमार्क जजमेंट ने पुराने कठोर ढांचे को चकनाचूर कर दिया और वो नींव रखी जिस पर आज के इस आधुनिक युग की विस्तृत स्वतंत्रता टिकी हुई है। मेनका गांधी केस की सबसे अहम बात क्या थी? कोर्ट ने फाइनली ड्यू प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया की आत्मा को स्वीकार किया। अदालत ने साफ साफ कहा कि देखिए, किसी प्रक्रिया का सिर्फ कानून की किताब में लिखा होना ही काफी नहीं है, उस प्रक्रिया का फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना भी उतना ही जरूरी है। मतलब कानून अब मनमाना या क्रूर नहीं हो सकता। और इसी के साथ वो जो अधिकारों के बीच की दीवारें थी ना, वो हमेशा के लिए गिर गई। अब इन दोनों युगों को एकदम क्लियरली समझने के लिए आइए हम कानूनी मानकों की तुलना करते हैं। ये स्टडी मैट्रिक्स एग्जाम्स के लिए बहुत काम आने वाला है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये आपकी स्टडी गाइड की तरह काम करेगा। एक तरफ है 1950 का गोपालन केस और दूसरी तरफ 1978 का मेनका गांधी केस। गोपालन केस में आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ही नैरो था, जबकि मेनका गांधी में इसे ब्रॉड कर दिया गया।
मौलिक अधिकारों को पहले अलग थलग यानी आइसोलेटेड साइलोज माना जाता था, लेकिन बाद में उन्हें कनेक्टेड और एक दूसरे पर निर्भर माना गया। और सबसे बड़ा अंतर लीगल रिक्वायरमेंट का। गोपालन में सिर्फ कानून का होना काफी था, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद ये अनिवार्य हो गया कि कानून फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। और अब जैसा कि कोई भी प्रोफेसर अपने लेक्चर के आखिर में करता है, चलिए फटाफट से आपके एग्जाम्स के लिए कुछ की टेकअवेज रिवाइज कर लेते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम 4 सिंपल पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं। पहला, गोपालन केस आर्टिकल 21 का सबसे पहला मेजर केस था। दूसरा, इस केस में कोर्ट ने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की थी। तीसरा, उस वक्त मौलिक अधिकारों को अलग थलग अनकनेक्टेड साइलोज माना जाता था। और चौथा, 1978 के मेनका गांधी केस ने इस पूरी इंटरप्रिटेशन को पलट कर रख दिया और एक नए मानवीय युग की शुरुआत की। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर मौलिक अधिकार अब अलग थलग नहीं हैं, तो आज की इस मॉडर्न दुनिया में फेयर, जस्ट और रीजनेबल का कॉन्सेप्ट हमारी पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए और कितनी दूर तक जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारी अदालतों में गूंजता है। तो इस पर सोचिएगा जरूर। हमेशा याद रखिए, कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है, यह समाज के साथ इवॉल्व होता है। आज की इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।